2006 से शुरू करने के बाद 2 साल बाद हमने मास कॉम शुरू किया, हमने BCA शुरू किया, हमने BCom शुरू किया, BSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किया, BSc फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम शुरू किया। 14 डिफरेंट कोर्सेज। बच्चे डिसाइड करते हैं कि आज सोमवार की सुबह नाश्ते में क्या होगा, मंगलवार की सुबह नाश्ते में क्या होगा, और हर हफ्ते का जो मेन्यू है वो कमेटी, जो स्टूडेंट कमेटी होती है, वो मेस कमेटी को देती है, और उसी मेन्यू के हिसाब से को पता होगा कि अगले बुधवार को क्या बनने वाला है। मेरा यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर, डायरेक्टर, हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि खाना मेस में ही खाना है। ये उनका हमने एक कल्चर बनाया हुआ है। कल पेपर है, आज बच्चे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स जहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे रात में 11:30 बजे प्रोफेसर कमरा खटखटा के पहुंच जाते हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है आपने पढ़ाया था, बच्चों को बाहर जाना है, तो उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है कि पेरेंट्स की परमिशन चाहिए, कब आ सकते हैं, कब जा सकते हैं। लॉ जो कि 5 साल कोर्स है, उसमें 3 साल का ऑप्शन भी है कि आप 2 साल हमारे यहाँ से करो, 3 साल आप बाहर से आगे कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए पॉडकास्ट में आपका सबका स्वागत है। आज मेरे साथ डॉक्टर पुष्कर सक्सेना, एडमिशन डायरेक्टर ऑफ DBS यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से देहरादून एक एजुकेशन हब तो जरूर बना, बट DBS ने इस चीज को एक अलग लेवल पे लेके चला गया। क्यों ये यूनिवर्सिटी हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है ईस्टर्न जोन में, इन जगहों से बच्चे जो जा रहे हैं देहरादून में पढ़ने के लिए, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बनी है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो DBS से पढ़ रहे हैं पूरे अक्रॉस इंडिया से, बट हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी रहती है कि सर DBS में जाएं तो वहां पर कौन से एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, एडजस्टमेंट इश्यूज क्या रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज सर से लेंगे। तो बहुत ही एक स्पेशल दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि देहरादून से सर डायरेक्टली आए हमारे ऑफिस में, और उनके साथ पूरी वो डिटेल इंफॉर्मेशन ली जाएगी, क्योंकि 1 to 1 इतने क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के, सबके आंसर्स करना मुश्किल होता है। ये कंप्लीट पॉडकास्ट आपको DBS के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। भले ही आप कोई भी कोर्स के बारे में सोच रहे हो, भले ही वो MBA के बारे में सोच रहे हो, फार्मेसी के बारे में सोच रहे हो, या जो भी कोर्सेज अवेलेबल है, ये सारे कोर्सेज के बारे में जानेंगे। और अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन 1 to 1 काउंसलिंग के लिए चाहिए, नीचे फॉर्म भी है जिसपे आप फिलअप करके अपने 1 to 1 काउंसलिंग के लिए बुक कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार मनीष जी, थैंक यू। और पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इतनी डेडिकेटली काम कर रहे हैं। आज होली का त्योहार है पूरे कलकत्ता में, और आप काम कर रहे हैं, इट्स गुड टू सी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। एंड मैं हमेशा बच्चों की क्वेरी के लिए तैयार रहता हूँ। आई अंडरस्टैंड, पिछले 16-17 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का, जो हम कभी कभी कहते हैं ना कि लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, पहला बच्चा स्कूल कहाँ जाएगा, फिर नौकरी कहाँ करेगा, पढ़ाई कहाँ करेगा, शादी किससे करेगा, यही 4 डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जिसमें से एक भी अगर गलत हो गया तो जिंदगी कहीं की कहीं जा सकती है। तो बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना चाहिए, और इसके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप लोग जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। एंड कीप गोइंग दिस गुड वर्क, एंड थैंक यू सर। तो शुरू करते हैं सर, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो हमसे किए जाते हैं जब आप रहते नहीं है, क्योंकि हम आपके फेस बने हुए हैं यूनिवर्सिटी की। सर, DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में एक बेसिक बताइए कि क्यों कोई इतनी सारी आज के डेट में इंडिया में यूनिवर्सिटीज है जिसको लेकर के हर कोई आ जा रहा है, बड़े बड़े न्यूज में ऐड दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, पर DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी क्यों अलग है, और जो हमारे ईस्टर्न जोन के बच्चे, इवन नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, उनके लिए क्यों ये नंबर 1 चॉइस बनती जा रही है? सो उससे आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा शुरुआत से। जी सर। सो 2006 में हमने दून बिजनेस स्कूल के नाम से एक कॉलेज खोला था, जो सिर्फ MBA एंड BBA के बच्चों की पढ़ाई के लिए फेमस था। देहरादून शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन के मामले में काफी पहली चॉइस रहा है, बहुत पहले से। इवन अगर आप बात करें ब्रिटिश एरा की भी, तो देहरादून, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये 2-3 शहर ही हुआ करते थे जहाँ पे मेजर ऑफ अच्छे स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स होते थे। क्लाइमेटिक कंडीशन का बहुत बड़ा एडवांटेज था। और इसलिए भी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इंडिया के संस्थान थे, चाहे ONGC की बात कर लें, IMA की बात कर लें, इंडियन ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, ठीक है, IPM की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात कर लें, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहीं ना कहीं देहरादून एंड आसपास के इलाकों में है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि चूंकि ये सारे हेडक्वार्टर्स अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए थे, एंड अंग्रेजों को चूंकि
क्लाइमेट कंडीशन देहरादून की अच्छी लगती थी, तो लोग ठंडे इलाके से आए थे। जी जी सर, दार्जिलिंग का भी ग्रोथ उसी तरीके से हुआ, उसी का तरीके से हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूशन वहां पे थे, तो सर्विस क्लास बहुत था वहां पे। मतलब एक शहर की एक इकोनॉमिक बेस होती है कि जैसे अगर आप बात करें तो कोई शहर कंस्ट्रक्शन की वजह से जाना जाता है, कोई मुरादाबाद जैसा शहर है वो कॉपर की वजह से जाना जाता है, कानपुर हमेशा से लेदर के लिए फेमस हुआ, एकदम आगरा कुछ मिठाइयों और ताजमहल की वजह से फेमस हुआ, पूरी इकोनॉमी पे बेस। बहुत सारे शहर अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से फेमस हुए। देहरादून सर्विस क्लास था, और तो वहाँ पे स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, चाहे दून स्कूल की बात कर ले, विलियम्स की बात करें, वुडस्टॉक की बात करें, विसलवुड की बात करें, तो बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स इन इंडिया। देहरादून तो बोर्डिंग स्कूल्स का एकदम नंबर 1 चॉइस रहा है। और इवन जो डे स्कूल्स भी थे वहाँ पे, चाहे ब्राइटलैंड हो, सीजीएम हो, सेंट जोसेफ हो, ये सब स्कूल 100 साल पुराने हैं। अच्छा। इवन इस साल एक सीजीएम स्कूल है वहां पे, उसने 175 साल पूरे किया। 175 साल मतलब आप सोच सकते हैं कि उनका एलुमनाई नेटवर्क क्या होगा, मैं सोच रही बात होगी कैसे होगा। तो उसी कल्चर को ध्यान में रखते हुए हमने ये दून बिजनेस स्कूल को शुरू किया। पहले दूसरे साल हमने सिर्फ लोकल ही प्रेजेंस पे ज्यादा ध्यान दिया और लोकल बच्चे बहुत आए, पर धीरे धीरे हमने सोचा कि जब अच्छी एजुकेशन की बात है तो क्यों ना हम अच्छी एजुकेशन को बाहर के शहरों के बच्चों को क्यों वंचित रखें। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, तो हमने दूसरे शहरों में एडवर्टाइज करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और लोग आए। और सबसे अच्छी बात क्या थी जो दून बिजनेस की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो ये है कि जो कमिटमेंट और डिलीवरी का गैप है वो बहुत कम है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा एक एस्पिरेशन लेके आता है कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, और जब उसको नहीं मिलता है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट होता है और उसकी वजह से उसके मन में निगेटिविटी फैलती है। सो कमिटमेंट करना अच्छी बात है, पर ये जानना कि कितना कमिटमेंट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी कभी फ्लो में बैठ के ओवर कमिट कर जाते हो जो आप पूरा नहीं कर पाते। अभी रिसेंटली इसी को लेकर के पूरे यूनिवर्सिटीज भी कंट्रोवर्सी हुई है। सो ओवर कमिटमेंट से हमेशा हमने बचने की कोशिश करी है, और अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि हम हमेशा अंडर कमिटमेंट रहते हैं। जी। जब बच्चा आता है कि वो बोलते हैं आप क्या कराओगे, तो हम उसको, अगर हमारी कैपेसिटी है कि हम उसे 10 सर्टिफिकेशन करा पाएंगे 2 साल में, या उसको हम 12 इंडस्ट्रियल विजिट करा पाएंगे 2 साल में, या हम इतने गेस्ट लेक्चर करा पाएंगे, तो हम उससे कम ही बोलते हैं। आप उसको 4 बोल के 5 दोगे तो ज्यादा खुश होगा, बेटर रहेगा। और 6 बोल के 5 दोगे तो हमेशा एक नाराज रहेगा, दिया आपने 5 ही। आप समझ रहे हैं, परसेप्शन चेंज हो गया। परसेप्शन चेंज हो गया, और उसको लगा नहीं यार 4 बोला था मैं 5 दिया, तो वो खुश ओवर कमिट रहता है। यही कोशिश करिए। सो चाहे डिलीवरी रही हो पढ़ाई के बारे में या प्लेसमेंट में, अगर हम कैपेबल थे कि हम बच्चों को 10-12 लाख का एवरेज प्लेसमेंट करा पाएंगे, तो हमेशा एवरेज प्लेसमेंट जब शुरुआत में हमने कम ही बोला है। अब तो खैर पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, क्या एवरेज फीस है, क्या एवरेज प्लेसमेंट जाता है, कितनी कंपनियां आती है, सब वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी। और हमने पिछले 10 सालों में एडमिशन ऑफिस कभी कहीं नहीं खोला। अच्छा। सिर्फ देहरादूनी एडमिशन ऑफिस है, सारे एडमिशन देहरादून से होते हैं, पर हमने प्लेसमेंट ऑफिस 6 खोले हुए इंडिया में। अच्छा, प्लेसमेंट्स के लिए आप लोग ऑफिस खोले, एडमिशन के लिए नहीं खोला हुआ। तो हमारा टारगेट मतलब ऑफिस भी खोल रहे हैं तो स्टूडेंट के भलाई के लिए खोल रहे हैं। देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो आते हुए पैसे को लेके, पैसा हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपने एडमिशन जब करते हो तो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, पर आप प्लेसमेंट में पैसा जा रहा होता है। जी, ठीक है। सो हमेशा उस कॉस्ट को बचाने की कोशिश करते हो, पर ये हमारी अप्रोच हमेशा उल्टी रही है। हमारी अप्रोच हमेशा ये रही कि जो बच्चा जा रहा है अगर वो खुश जाएगा जी, तो वो जो मार्केट में पॉजिटिविटी फैलाएगा, जो मार्केट में फीडबैक होगा, उसके आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। सर, एक एलुमनाई अगर खुश है तो उससे बेटर यूनिवर्सिटी के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है और कुछ भी नहीं है। सर, आप जितनी भी पुरानी यूनिवर्सिटी देखिए, मनीष जी, चाहे हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, जितनी भी यूएस 100 रैंकिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में या इंडिया में, सब उनके एलुमनाई बेस पे चल रही है। पूरा एलुमनाई। बॉस, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज सिर्फ एलुमनाई फंडिंग पे चल रही है। मतलब उनके एलुमनाई इतना फंड देते हैं उनको कि वो उसी बेस पे चल रही है। उनको मार्केटिंग
मतलब उनको फंड जनरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है कहीं वो यूनिवर्सिटी आपकी ओन करते हैं, उनको लगता है कि आज मैं जो हूँ, वो शेयर होल्डर मानते हैं, अपने आप को शेयर होल्डर मानते हैं उनको। और वो अगर आपके बच्चे को ये लग रहा है कि आज मैं जहाँ पे हूँ वो उसमें यूनिवर्सिटी का या मेरे कॉलेज का एक या मेरे अध्यापक का एक अच्छा रोल है, तो वो आपको आगे भी वो इज्जत देता रहेगा और आपके बारे में अच्छी बात ही करेगा। पर अगर वो बच्चा उसके 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल का कोर्स करने वो आया आपके यहाँ, अगर वो उन सालों में खुश नहीं रहा है या उसको लगा है कि यार मुझे वो चीज नहीं मिली जो मैं सोच के करके आया था, तो फिर वो नाखुश रहेगा, आपको ओन नहीं करेगा। और जब आपको ओन नहीं करेगा तो फिर आप उससे फ्यूचर में रिटर्न नेगेटिविटी फैलेगी और रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे ज्यादा। सो उसके बाद हमने धीरे धीरे 2006 से शुरू करने के बाद 2 साल बाद हमने मास कॉम शुरू किया, हमने BCA शुरू किया, हमने BCom शुरू किया, BSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किया, BSc फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम शुरू किया। तो स्लोली ग्रेजुअली विल बिकम अ इंस्टीट्यूशन वेयर वी आर यूज्ड टू रन ऑलमोस्ट 14 डिफरेंट कोर्सेज। 2023 का एक साल बहुत अच्छा साल रहा। 2023 में हम स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गए। मतलब 2023 से आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो उत्तरांचल सरकार ने हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, वी बिकम अ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी बनने के बाद फिर हमने बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए। सो 2006 में जो जर्नी दून बिजनेस स्कूल के नाम से शुरू हुई थी, वो 2023 में DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनके दोबारा शुरू हुई है, जिसमें हमने अब बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स उसमें हम चला रहे हैं। सो उन स्कूल्स में दून स्कूल ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसमें हम सारे BTech के प्रोग्राम चलाते हैं। दून बिजनेस स्कूल जो हमारा पुराना नाम था, जिसमें सारे मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलते हैं। दून स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, इसमें आपके मास कम्युनिकेशन, फिल्म एंड टेलीविजन, एक्टिंग के सारे कोर्सेज होते हैं। दून स्कूल ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, जिसमें BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, MSc एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोग्राम्स चलते हैं। दून स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, इसमें हम लिबरल के सारे प्रोग्राम देते हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफिकल हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है। इसके अलावा दून स्कूल ऑफ लॉ, जिसमें हम BLLB एंड BBLLB एंड LLM जैसे प्रोग्राम करा रहे हैं। एंड दून स्कूल ऑफ फ्यूचर स्किल्स एक विंग है हमारे यहाँ, जिसमें बच्चों को डिग्री ऐसा नहीं मिलती, पर वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है। बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्स या कोई वर्किंग पर्सन भी ज्वाइन करना चाहे तो वो शॉर्ट टर्म कोर्स है तो उन्हीं बच्चों के लिए जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं। अच्छा, बट चूंकि सिस्टम ऐसा है, NEP लागू करनी थी हमें, हर कोर्स में अदर स्किल्स भी देनी होती है। तो अगर मेरा कोई बच्चा मान लीजिए वो BCA कर रहा है, एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक बहुत हिट फिल्म है, अगर हम बात करें 3 इडियट, उसमें एक कैरेक्टर है फरहान, एकदम ठीक है। तो फरहान की जिंदगी का द्वंद्व क्या था कि पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने एकदम, और वो चाहता था कि वो फोटोग्राफर बने। शायद वो उस जमाने की पिक्चर है जब NEP नहीं चालू हुआ था, या उसने दून बिजनेस स्कूल या DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। अगर उसने DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता तो वो अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ अपनी फोटोग्राफी भी पूरी कर लेता, वो इंजीनियर भी बन जाता और उसका फोटोग्राफी का कोर्स भी पूरा होता है। तो ये दून स्कूल ऑफ फ्यूचर स्किल हमने बनाया, इसमें इसी चीज को, इस तरह के जो एक्स्ट्रा स्किल्स है। अगर कोई मेरा BA साइकोलॉजी का बच्चा डेटा साइंस पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, कोई मेरा BTech का बच्चा फोटोग्राफी कोर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई मेरा BBA का बच्चा कोई IT का कोर्स करना चाहता है, या मेरा कोई BCom का बच्चा कोई IT का कोर्स करना चाहता है, वो पाइथन पढ़ना चाहता है, टैबलू पढ़ना चाहता है। आजकल AI भी बहुत अच्छा है, वैसे AI सबको सीखना है और कंपलसरी, और इस नीड ऑफ कोई BCom भी कर रहा हो तो चाहेगा कि AI का कैसे इंप्लीमेंटेशन कर सके। BM के अब इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि डेटा, उतने सारे डेटा को लेकर एनालाइज करना, डेटा जितना चंक हो रहा है कॉमर्स में, आपकी पूरी बैलेंस शीट का एनालिसिस करना, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है उसका एनालिसिस करना, कौन सी पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, अगर उसको मैनुअल करने बैठेंगे तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। AI को एज अ एक्सटेंडेड ब्रेन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गॉड ने दिया जो ब्रेन, उसमें कुछ ऐड ऑन ऐड करने के लिए शायद AI स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। पर मनीष जी, प्रॉब्लम क्या है कि सारे कॉलेजेस आज की तारीख में AI
की बात कर रहे हैं, एकदम सही बात है पर सर। वो चैट जीपीटी से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो बस क्वेरी को लिख देने को एआई मान ले रहे हैं। एआई के नाम पे सिर्फ चैट जीपीटी का बेसिक कोर्स करा के वो सोच रहे हैं कि हमने एआई इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो वो तो आज के जमाने में क्लास 5 में भी बच्चों को एआई से इमेज जनरेशन एज अ पार्ट ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट किया जा रहा है किया जा रहा है। उनमें, और फिर आप कॉलेज में एआई के नाम पे अगर एक प्रॉम्प्ट जनरेट करें तो डिफरेंस क्या रह जाएगा सर? तभी आप अगर देखेंगे तो मैंने शुरुआत में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की बात करी थी। सो आप बच्चे जब कोई कॉलेज आपको कमिट कर रहा है कि मैं एआई पढ़ा रहा हूं, तो उससे ये जरूर पूछना है कि आप एआई में कितना पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, करिकुलम क्या है, करिकुलम क्या है, मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करूंगा, मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा, आप ये प्रीवियस बच्चों ने क्या क्या काम किया है ये जानना बहुत और टूल सबसे टूल्स कितने टूल्स इंपॉर्टेंट है। और क्या उस टूल को सीखने में एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ रही है? बहुत जगह वो सब चीजें फीस में इंक्लूड नहीं होती है, एकदम घुमा के फीस लेते हैं, घुमा के फीस लेते हैं, बढ़ा के फीस लेते हैं, और बच्चा उतना प्रिपेयर नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मली एक मिडिल क्लास बच्चा हमारे यहाँ आता है पढ़ने के लिए, और जब वो 3-4 साल की पढ़ाई की बात करता है तो पूरी एक उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि मेरा पैसा पीपीएफ से यहाँ से आ रहा है, मेरा कुछ रिटायरमेंट का फंड आ रहा है, या मेरा कुछ एफडी टूट रही है। मिडिल क्लास पेरेंट्स ऐसे ही पढ़ाते हैं बच्चों को। एकदम सही बात है। ठीक है, अचानक से उनका बेटा बोलेगा पापा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। और आजकल तो सर ऑनलाइन कोर्स के नाम पे 1 लाख रुपए लेकर के सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो हम डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी इंश्योर कि बच्चे का फ्यूचर में जो स्किल रिक्वायर्ड है, जो उसको प्लेसमेंट तक लेके जाएगी, फ्यूचर रेडी बनाएगी, उसको स्किल तक लेके जाएगी। ठीक है, और बच्चा जब प्लेसमेंट के लिए बैठेगा तो जो भी कॉर्पोरेट उससे उम्मीद कर रहे हैं कि उसको आना चाहिए, वो उसको हम सिखा के भेजते हैं। भले ही वो करिकुलम का पार्ट हो, नहीं तो ये आपके फ्यूचर स्कूल या फ्यूचर स्किल के बारे में दोनों के तरीके से, चाहे एडिशनल स्किल्स की बात करें, बेसिक स्किल्स की बात करें, तो बेसिक तो आप करा ही रहे हो, आप एडिशनल क्या करा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं और बहुत सारी चीजें हम उसमें कराते रहते हैं, चाहे वो एमबीए हो, लॉ हो, बीटेक हो, सारे प्रोग्राम से। सर बहुत ही डिटेल में आपने बताया सारे प्रोग्राम के बारे में। अब जो मेनली जब जितने भी हम अच्छे से कोर्स के बारे में समझ लें, माँ बाप का क्वेश्चन सीधा रहता है सर, जब बच्चा यहाँ से जाएगा, देहरादून जो स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं उसको, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, बच्चे बड़े हैं लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं, उनके फूडिंग स्पेशली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए थोड़ा ये ज्यादा रहता है कि हमें ज्यादा केयर मिलते हैं घर पे, कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं हम लोग ज्यादा ही पैम्पर्ड होते हैं। तो ये बच्चे जब वहां पर जा रहे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत हो रही है, हॉस्टल का क्या एनवायरनमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। तो मनीष जी, खाने पीने की दिक्कत होगी भी क्यों होगी, होनी नहीं चाहिए। अगर आप पेरेंट्स के मन में सवाल आ रहा है तो एटलीस्ट वी इंश्योर कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। 2000 बच्चों का हॉस्टल है, इन कैंपस हॉस्टल। इन कैंपस 2000 बच्चों का हॉस्टल है, 2000 बच्चों की मेस है, दिन में 4 टाइम खाना बन रहा है, और पूरे मेस का जो कंट्रोल है मनीषी वो बच्चों के हाथ में। अच्छा, तो वही डिसाइड करते हैं कैसा चलेगा। बच्चों की कमेटी होती है, बच्चे डिसाइड करते हैं कि आज सोमवार की सुबह नाश्ते में क्या होगा, मंगलवार की सुबह नाश्ते में क्या होगा, और हर हफ्ते का जो मेन्यू है वो कमेटी, जो स्टूडेंट कमेटी होती है वो मेस कमेटी को देती है, और उसी मेन्यू के हिसाब से मतलब आपको पता होगा कि अगले बुधवार को क्या बनने वाला है। कोई सरप्राइज नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। ठीक है, और इसलिए भी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे को पता है कि आज ये बनने वाला है, होता है कभी कभी, मैं बचपन में बहुत सी सब्जियां थी जो मुझे नहीं पसंद थी, मैं नहीं खाता था, और अगर बच्चे को पता है कि आज ये सब्जी बनने वाली है और मुझे नहीं पसंद है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो दूसरी मेस में चला जाए। मल्टीपल मेसेज हैं, तो हर मेस का खाना अलग टेस्ट का होता है, टच मिलेगा, और वेस्ट का टच मिलेगा, अलग चीजें होती हैं। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे साउथ से आते हैं। ठीक है, अब साउथ से जो बच्चे आते हैं वहाँ का आपको पता है कि खान पान पूरा अलग है, उनका डोसा, सांबर, इडली पूरा वैसा चलता है। गुजरात से बच्चे आते हैं, उनके खाने में थोड़ा सा मीठे का ज्यादा यूज होता है, पंजाबी हार्ड मसाला खाते हैं। ठीक है, अपने यूपी बिहार वगैरह में एक अलग फ्लेवर रहता है। बंगाल का फ्लेवर भी काफी सेम है थोड़ा सा। अच्छा, एक और एडवांटेज है जो आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, नॉर्थ ईस्ट का फूड और देहरादून का फूड अपना पहाड़ी वाला इलाका काफी मिलता जुलता है, और इसमें वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। कुछ हमारे पास जैन कम्युनिटी के बच्चे भी आते हैं
जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, उनके लिए भी आपका तो उनके लिए भी इंतजाम है कि बच्चा अपना बना ले, खा ले, वैसा कर ले, और वो मेस ऑप्शन ना ले, वो टिफिन वाला ऑप्शन ले ले, हॉस्टल में रहे, तो उस तरह की चीजें भी होती हैं। अब वैसे बच्चे इतना नहीं मानते हैं, प्याज लहसुन वाले बच्चे नॉर्मली खाते हैं, बट कोई अगर है बहुत ही ज्यादा तो उसके लिए पूरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और हॉस्टल सिर्फ हॉस्टल की तरह नहीं है हमारे यहाँ मनीष जी, एक पूरा लाइफ है 2-3 साल 4 साल की। मेरे यहाँ अगर आप कभी रात में 11 बजे भी आएंगे जी, तो आपको पूरा कैंपस लाइव मिलेगा, कैंटीन भी खुली मिलेगी। मतलब एक अंदर में एक अलग सिटी बनी हुई है, बोल सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। अब कल पेपर है, आज बच्चे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स जहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे रात में 11:30 बजे प्रोफेसर कमरा खटखटा के पहुंच जाते हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ाया था। मतलब कैंपस के अंदर में ही फैकल्टी सारे हैं? हाँ, काफी फैकल्टी कैंपस के अंदर रहते हैं मनीष जी। और तो ये कैंपस में जो फैकल्टी है उनको भी ऑलमोस्ट सिमिलर फूड का ऑप्शंस, मतलब खाना पीना सबके लिए बराबर फैकल्टी के लिए सिमिलर फूड की बात तो है ही, वो तो ऑब्वियसली वही खा रहे हैं। हम लोग जो जैसे बहुत सारे एम्प्लॉइज मेरी तरह सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, मेरा घर मैंने वहीं ले रखा है, सो पर हम दिन में वही खाना खाते हैं। तो सब फूड का तब तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ये नहीं करते, वहीं पर क्वेश्चंस भी आते हैं। मेरा यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर, डायरेक्टर, हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि खाना वही मेस में ही खाना है। ये उनका हमने एक कल्चर बनाया हुआ है, ताकि मेस वाले को पता है कि सारे स्टाफ आ रहे हैं और शाम को भी स्टाफ खाना खा रहा है, तो वो कंप्लेन का सवाल ही नहीं है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसका आपने इतना डिटेल आंसर दिया, मेरे ख्याल से अब पेरेंट्स के मन में कोई ऐसे सवाल रहे कि नहीं, एटलीस्ट फूड को लेके। सेफ्टी को लेके ज्यादा क्वेश्चन तो होते ही नहीं सर, बट फीमेल सिक्योरिटी के हिसाब से क्या आप ऐड करना चाहते हैं? स्पेशली फीमेल पेरेंट्स, आजकल सिंगल चाइल्ड भी हैं, मैक्सिमम लड़कियां हैं, तो अपने बच्ची को इतना दूर भेज रहे हैं, तो सब मेट्रो सिटी को सोचते हैं, ये है सेफ्टी अनसेफ्टी, बहुत सारी चीजों के क्वेश्चंस आते हैं। देहरादून भेज रहे हैं, वहां पर कॉलेज के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है? कैंपस का तो वीडियोस में दिखा ही रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस में, बट अंदर का एनवायरनमेंट एज अ गार्जियन आप कैसे इसको एसेस करते हैं? मैं आपका जवाब देने में थोड़ा समय लूंगा मनीष जी। सबसे पहले बात करते हैं शहर की। तो शहर अपने आप में बहुत सेफ है जी। देहरादून तो बहुत, आप देखिए क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है। बहुत कम चीजें आपको देहरादून के बारे में सुनने को मिलती है कंपैरेटिवली। कुछ मेट्रो सिटीज की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड है, वो काफी हाई है। बट देहरादून बहुत दूर नहीं है, बट कल्चर टोटली डिफरेंट है, कॉस्मोपॉलिटन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज न्यूट्रल है जी। ये बहुत लैंग्वेज न्यूट्रल है। हिंदी इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज है। कोई भी टच नहीं है। जब आप पुणे में जाते हो तो हल्का सा मराठी टच है, मराठी लैंग्वेज है। बैंगलोर जाते हो तो कन्नड़ा है। आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपना मकसद पूरा करने के लिए बच्चों के साथ डिफरेंस क्रिएट कर भी रही है। हमने सुना है पुणे में, बैंगलोर में इस तरह की चीजें हुई हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम एक ही देश में रह रहे हैं, मैं इसके पूरा खंडन करता हूँ, बट एटलीस्ट मैं देहरादून के बारे में बोल सकता हूँ कि इस तरह की कोई इंसिडेंट आपको कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है और अच्छे लोग मिलते हैं आपको वहाँ पे। आपको पान की खोखे नहीं मिलेंगे वहाँ पे। आपको बहुत ज्यादा लोग इस तरह की चीजें लेते हुए नहीं मिलेंगे। सड़क पर रिक्शे नहीं चलते हैं, मतलब वैसे ट्रैफिक वगैरह सब कुछ रूल्स रेगुलेशन से पूरा चलते हैं। और जो कल्चर है बोर्डिंग स्कूल्स का, अच्छे स्कूल्स का, तो आपको अच्छे भाषा में इंग्लिश बोलते हुए लोग ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, मैनर लोग मिलेंगे। और हॉस्टल की बात जहां तक करें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मनीष जी हॉस्टल में, जो हम लोग काफी सुनते हैं कि कॉलेज में हॉस्टल तो होता है जी, हर कॉलेज बोलता है कि इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है, बट जितने नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उनके कॉलेज में उतने नंबर ऑफ बेड नहीं होते। वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करके सो जब बच्चे की क्वेरी होती, मैं आप सबसे ये बोलता हूँ कि प्लीज 2 सवाल कर। बच्चे क्या पूछते हैं, सर इन कैंपस हॉस्टल है, ठीक है जी। सो वो यही सवाल होता है, पर वो ये नहीं पूछते कि सर कितने का हॉस्टल, मतलब कितने बच्चों का इंटेक है, उसके हिसाब से कितने बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। सो मेरे यहाँ मनीष जी आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि 100% बच्चों को हॉस्टल मिलता है। जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उतने नंबर ऑफ हॉस्टल सीट्स अवेलेबल है। मतलब कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से नहीं कि भाई पहला शुरू में आ गया, नहीं तो हमने उस हिसाब से बनाया हुआ, क्योंकि हमारा शुरू से मकसद यही था कि हम रेजिडेंशियल स्कूल की तरह। यहाँ पर लिखा भी कैसा 90% ऑफ द स्टूडेंट ऑन कैंपस ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि
आप सिर्फ क्लासरूम से नहीं सीखते हो, आप अपने पीयर्स से, आप अपने ग्रुप स्टडी या ग्रुप में पढ़ाई, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करके बहुत कुछ सीखते हो। और आप देखेंगे जितने भी बड़े अच्छे फेमस स्कूल हुए हैं, चाहे हम इंडिया में आईटी आईएम्स की बात कर लें या बाहर हार्वर्ड कैम्ब्रिज की बात कर लें, ठीक है, सब जगह वो फेमस इसलिए कि उनके जो बियॉन्ड क्लासरूम स्टडी आवर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यस, और वो एलुमनाई ही एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। हाँ। देखा जाए तो अलुमनाई तो नहीं बोलेंगे, क्लासमेट्स एकदम से सीनियर्स एंड जूनियर्स उनके वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अलुमनाई शब्द तो नॉर्मली उसको यूज करते हैं जब बच्चा पास आउट हो जाता है। सो अब आप जाएंगे, हमारे यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट होगा, वहां पे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चल रही है। अब उस डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में बीबीए का बच्चा बैठा हुआ है, एमबीए का बच्चा बैठा हुआ है, बीकॉम का बच्चा बैठा हुआ है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो तीनों के लिए सेम है, क्योंकि ये फ्यूचर स्किल है जिस सबको सीखनी है, ठीक है। सो और रात में 10 बजे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, रात में 11 बजे कुछ बच्चे बैठे कहीं म्यूजिक सुन रहे हैं, कहीं गिटार बजा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्लासेस कभी ना कभी कुछ ना कुछ चली जा रही है आपके, मतलब ऐसा कोई टाइमिंग है सर कि सुबह 8 से 2 बजे तक कॉलेज? टाइम टेबल है वो तो डिफाइन है आपके कोर्स के लिए कि 9 से 6 तक टाइम टेबल है। अब फॉर एग्जांपल अचानक से फीडबैक आ गया कि कल कोई फलानी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, XYZ कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, तो अब उस कंपनी को ध्यान में रखते हुए उस कंपनी की तैयारी करवानी प्लेसमेंट के बच्चों को। तो मैसेज फ्लोट हुआ कि कल सुबह XYZ कंपनी आ रही है, हम लेट्स ऑल गैदर इन हॉल एट 10 आफ्टर डिनर। सो उस कंपनी के बारे में ब्रीफिंग करना, समझाना, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब कैसे देना है, क्योंकि हमें पता होता है ना पुराने सालों में उनके सवाल क्या रहे थे और कैसे तैयारी करनी है, तो वो तैयारी करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लाइफ चलता रहता है, कैंपस में पूरी बिजी लाइफ है, सेफ है। अच्छा, आपने सेफ्टी की बात करी, तो चूंकि सब कुछ प्रीमाइस के अंदर है, सब कुछ कवर्ड है, तो सेफ्टी का उतना ज्यादा मुद्दा होता नहीं। हाँ, बाहर जाने, बच्चों को बाहर जाना है तो उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है कि पेरेंट्स की परमिशन चाहिए, कब आ सकते हैं, कब जा सकते हैं, उसके लिए पूरा विदाउट पेरेंट्स परमिशन कोई बच्चा कैंपस से बाहर नहीं निकल सकता। मेरे पेरेंट्स को पता रहेगा, अवेयर रहेंगे, क्योंकि आजकल सर ये सब इंसिडेंट चारों तरफ होते हैं ना, तो माँ बाप को भी लगता है बच्चा हमें ना बोले बाहर कहाँ चला गया, कहाँ कैसे घूमने चला गया, ये सब चीजें। वो नेगेटिविटी भी है जी एकदम। बहुत सारे बच्चे जो इस तरह की बंदिशें नहीं प्रेफर करते, वो एडमिशन नहीं भी लेते हैं हमारे। नहीं सर, मैं हमेशा मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी को गुरुकुल का सिस्टम फॉलो करना चाहिए, उसके बाद पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए और अपने हिसाब से चलने के लिए। उन 5-10% बच्चों को एडमिशन ना लेके हम ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते, तो वैसे ही मछली को ही दे वो चीज नहीं है। बट हाँ, हमने एक पूरा कल्चर मेंटेन किया हुआ है, उसको फॉलो करते हैं। बाहर जाने की जरूरत क्यों? अगर आपने सारी सुविधाएं कॉलेज में, कैंपस में दी हुई हैं, तो बच्चा क्यों बाहर जाना चाहेगा? ठीक है। अभी बेसिक्स, उसके अलावा जो आउटिंग्स होती हैं, विजिट्स होती हैं, संडे को बच्चों को बाहर लेके जाना, तो हम खुद अपने पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज में डाले जाते हैं। और हर संडे को बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं, कॉलेज की बस में जाता है, प्रीफिक्स टाइम पे जाता है, वापस आता है। तो किसी को लोकल गार्जियन से मिलना है, किसी को कुछ करना है, आज किसी बच्चे का मूवी देखने का मन है, तो वो उस दौरान जा सकता है, अपनी चीजें पूरी कर सकता है, वापस आ सकता है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पढ़िए तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर सब चाहते हैं। बट अभी करंट सिनेरियो जो वर्ल्ड की चल रही है, अभी इंडिया ही सबसे सेफेस्ट कंट्री बनते जा रहा है फॉर एजुकेशन, क्योंकि बच्चे एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, अच्छा फैकल्टीज आजकल इंटरनेशनल काफी आ रही है। बट सर आपके यहाँ पर भी कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कोलैबोरेशन के बारे में रखेगी, इसके बारे में कुछ अगर डिटेल देते हैं कि अगर कोई बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है तो कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई एक सेमेस्टर कहीं और जा सके, या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर मास्टर्स में उसको कुछ एडवांटेजेस मिल सके दूसरी कंट्रीज में? तो मनीष जी, मैंने जब आप बताया था कि हम कैसे डूइंग बिजनेस स्कूल से, हमने अपना नाम ही DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी रखा। ग्लोबल वर्ड का शायद मीनिंग आपको ग्लोबल हमने खाली कहने के लिए ग्लोबल नहीं रखा है, वी रियली मेंट बाय इट। और हमारे पास 1 हफ्ते से लेके 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल और 3 साल लॉ, जो कि 5 साल कोर्स है, उसमें 3 साल का ऑप्शन भी है कि आप 2 साल हमारे यहाँ से करो, 3 साल आप बाहर से आगे कर सकते हो। ओके। तो आप ड्यूरेशन सोच सकते हैं कि 1 हफ्ते से लेके 3 साल तक के रेंज ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और 1, 2, 10, 12, 15 की बात नहीं कर रहा हूँ मनीष, मैं यहाँ पे मोर देन 100 यूनिवर्सिटी, 100 से ऊपर यूनिवर्सिटी के हमारे टाइप्स हैं। अगर आपको उनकी डिटेल जाननी है तो आप वेबसाइट पे जाकर पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और जब
आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जब लिस्ट चेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि वहां पे भी आपको नाम दिख जाएगा DBS ग्लोबल के नाम कि मैं तो अपनी वेबसाइट पे किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लूं, वो लेकिन आपका नाम रखे तब जाके होगा एक्चुअल कोलैबोरेशन होगा। सो जी सर, तो ये ग्लोबल का एक्सप्लेनेशन आपने बहुत अच्छे से दिया सर कि बच्चों के पास 7 दिन से लेकर के 3 साल तक का ऑप्शन है। तो जो 7 दिन और 14 दिन के प्रोग्राम है से हम ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम करते हैं। इमर्शन मतलब कि आप जाके फील लेके आ सकते हो कि बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसे, इंटरनेशनल बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग करके आना, वहाँ के टीचर कैसे हैं, आप कंपेयर कर सकते हो। और बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चे जब जाते हैं और लौट के आके कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या अंतर लगा, सो काफी बच्चे ये भी कहते हैं कोई अंतर ही नहीं लगा, हमारी फैकल्टी भी उतनी ही अच्छी जितनी वहाँ की है। ये बात एकदम सही, कई बार सब दूर से चीजें ज्यादा सुंदर लगती है, हमारा कॉलेज भी उतना ही अच्छा जितना वहाँ का है, पर हाँ सीखने को ये मिलता है कि एक आप अलग कल्चर में जाते हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर, एनवायरनमेंट में जाते हो। बहुत सारे बच्चे पहली बार जा रहे होते हैं, पहली फ्लाइट से पासपोर्ट बन रहा होता है, ठीक है ना। तो वो जो लर्निंग है, वीजा ऑफिस में जाना, पासपोर्ट जाना, इमिग्रेशन क्लियर करना, वहां उतरना, वीजा इंटरव्यू देना या फिर वहां पर कंट्री का सिम लेना, वहां से बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई रिक्रूटमेंट के लिए भी आता है और किसी का इंटरनेशनल एक्सपोजर है, भले वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, उनको एक एडवांटेज दिखता है कि अगर हमारे ब्रांचेस दुबई में है, मलेशिया में है या फिर दूसरी कंट्रीज में, तो ये इनको एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल ट्रैवल का, और ये डेफिनेटली एडवांटेज देता है सब बच्चों को। हफ्ते भर और 2 हफ्ते के प्रोग्राम है, इसमें तो बच्चा खाली एक फील लेके आ पाता है और 1-2 टॉपिक पे सर्टिफिकेशन। असली जो ग्लोबल प्रोग्राम शुरू होता है वो शुरू होता है 1 महीने और 2 महीने के बाद से। 1 महीने वाले प्रोग्राम में हमारा यूरोप का ऑप्शन है, हमारा एक प्रोग्राम है MBA इन फैशन एंड लग्जरी, फैशन का, ठीक है। तो उसमें तो कंपलसरी है सर, 1 हफ्ते महीने के लिए आपको हम इटली मिलान भेजते हैं। अच्छा, हब ऑफ फैशन। नहीं तो कोर्स ही वही है ना सर, मतलब जो फैशन की बात करता है, जो लग्जरी की बात करता है, जो डिजाइनिंग की बात करता है, तो उसके लिए मिलान एक सपना है, क्योंकि बोलते हैं मक्का ऑफ फैशन, बोलते हैं मक्का ऑफ फैशन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही वर्ड दिया आपने, तो मक्का ऑफ फैशन बोलते हैं, वहाँ कंपलसरी है। हमारा एक MBA ग्लोबल प्रोग्राम है जिसमें हम 2 महीने के लिए दुबई, सिंगापुर या मलेशिया लेके जाते हैं, तो वहाँ पूरे बच्चा ट्राइमेस्टर पूरा करता है, तो उसको पूरा कई मल्टीपल कंट्री के फैकल्टीज भी मिल जाते हैं वहाँ पर। वहाँ ट्राइमेस्टर पूरा करता है, 2 महीने में ही रहता है, जो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ता है उसकी क्रेडिट ट्रांसफर यहाँ पे होते हैं, उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम यहाँ पे नहीं देने हैं, क्रेडिट वगैरह ये सब चीजें मेंटेन है। इसके अलावा 1 साल का प्रोग्राम है जिसको हम पाथवे प्रोग्राम बोलते हैं। पाथवे प्रोग्राम में बच्चा 1 साल यहाँ करता है, 1 साल वहाँ करता है, उसके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों कंट्रीज की होती है, यहाँ की भी होती है, वहाँ की भी होती है, ठीक है। बीटेक में भी पाथवे प्रोग्राम है, 3 साल यहाँ करे, 1 साल वहाँ करे। MBA में 1 साल का ऑप्शन है। इसके अलावा बीटेक में 3+1 है, लॉ में 3+2 का ऑप्शन है, ठीक है। उसमें ये कंडीशन है कि चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो कोई बहुत पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ ही अगर आपका टाई अप है तभी बच्चा वैलिड रहेगा, इनके यहाँ पे आगे प्रैक्टिस कर सकता है। वो उस देश में तो प्रैक्टिस कर ही सकता है, उसके कुछ तो हम बच्चों को पूरी क्लैरिटी देते हैं कि बेटा अगर आप ये यूनिवर्सिटी चूज करोगे तो आपको इंडिया और उस पर्टिकुलर कंट्री में दोनों में प्रैक्टिस का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर आप ये यूनिवर्सिटी चूज करोगे तो फिर आपका वहीं पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप वापस इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को। तो इसके लिए भी सर एक काउंसलिंग टीम है जो प्रॉपर्ली बच्चों को गाइड कर लेती है। टीम ही नहीं, पूरा डिपार्टमेंट है। अच्छा, उनके कोर्स स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, कोई भी क्वेरी है, कोई कुछ है, उसके पास जाएगा, करेगा, पूछेगा, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब वो उसकी सब कुछ हमने बना रखी है, सबके लिए ऑप्शंस है। हम मिडिल ईस्ट की बात करें, हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, हम साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, हम यूरोप की बात करें, हम US की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये सब हम कनाडा की बात करें, ठीक है। सो हर कंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है कि देहरादून से इतने अच्छे कनेक्ट मिल जा रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था आपके एलुमनाई नेटवर्क भी ऑलमोस्ट 8000 प्लस है, जो कई सारे इंटरनेशनली प्लेस्ड भी होंगे जिनसे भी काफी कनेक्ट मिल जाते होंगे यूनिवर्सिटीज को। टाइप हमारे लिए आसान इसलिए हो जाते हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज से। नॉर्मली अगर आपका थोड़ा सा मैं तो बताऊं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने से ऊपर की यूनिवर्सिटी से MOU करना चाहती है। डेफिनेटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया, ठीक है, अपने से नीचे से नहीं करना चाहती। तो हमारे 100 से ऊपर टाइप जो मैंने आपको बताया वो इसलिए है कि जब वो हमारा करिकुलम देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो 90% वो ये पाते हैं कि हम ऑलमोस्ट वही चीज पढ़ा रहे हैं जो वो पढ़ा रहे हैं।
तभी तो साइन हो पाते हैं, तभी एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट भी पॉसिबल है। तभी पॉसिबल है। अगर वो देखेंगे कि हमारे पढ़ाने के तरीके में, उनके पढ़ाने के तरीके में, हमारा सिलेबस में, उनके सिलेबस में बहुत फर्क है, तो आपके टाइप होंगे ही नहीं। जी सर, एकदम सही बात। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये जो टाइप हो रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के जो टाइप हो रहे हैं, इससे बच्चों के साथ साथ फैकल्टी को भी बहुत कुछ स्कोप मिल जाता है टू लर्न मोर। वो जो सीखते हैं फिर वही रेप्लिकेट करते हैं, आगे आते हैं, भाई आगे के बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सपोजर देखते हैं। ठीक है। और टीचिंग तो सर मनीष जी एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको हर वक्त अपडेट एकदम सर, बीइंग ए काउंसलर मुझे दिखता है सर, आज आप लोगों के साथ ये पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे कितना कुछ लर्न करने को मिल जाता है, वो भी लाइव आप लोग जैसे फैकल्टी हमारे से। आपके टाइम पे जो टीचर थे वो कहाँ कंप्यूटर जानते थे। एकदम सही। ठीक है। पर अब उनको भी कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है एकदम। और कोविड के टाइम पे तो सबको ही सीखना पड़ा, मैंडेटरी हो गया। ठीक है ना। जिन्होंने कभी कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे हाथ नहीं रखा था वो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो मोबाइल सोचे ही नहीं थे, कभी बटन के बाहर जाएंगे, स्मार्टफोन में वीडियो कॉल कर रहे हैं और कुछ दिन बाद चैट जीपीटी और एआई यूज कर रहे हैं। सर, एजुकेशन की बात हुई, करिकुलम की बात हुई, एक्सपोजर की बात हुई, रैंकिंग की बात हुई। बच्चों के लिए एजुकेशन की बियॉन्ड भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। क्योंकि बच्चा देहरादून जा रहे हैं, कहने को आते हैं कि भाई सिटी बेस्ड कैंपस में तो ये सब ऑप्शन ही नहीं रहता, मतलब मेट्रो सिटीज में। देहरादून में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बच्चों को क्या क्या एक्सपोजर या किसी तरह का क्लब या तो कुछ और चीजें जो है जो बच्चों को नॉट जस्ट एजुकेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सके, क्या है? मनीष जी 22 क्लब है हमारे यहाँ, 22 क्लब है, जिसमें जब हम हॉस्टल की बात कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि मेस कमेटी पूरी है, मेस क्लब है। जी। तो वो मेस कमेटी ना पूरा खाली मेन्यू तक सीमित नहीं है, उनकी परचेज से लेके उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग से भी करते, मतलब उनको कहीं ना कहीं मेस क्लब में जाने के बाद उनको एक रेस्टोरेंट चलाने का भी पूरा एक आइडिया बन जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग हो जा रही है। ठीक है। सो अब आप इमेजिन करिए अपने आप को एज ए मेस प्रेसिडेंट, आपके पास एक पर्टिकुलर फंड है, आपको उसी पर्टिकुलर फंड में पूरा महीना चलाना है। एकदम। तो आप हर दिन तो पनीर नहीं खिलाओगे, एकदम पॉसिबल नहीं है। हर दिन भी नॉनवेज नहीं खिला सकते, हर दिन नॉनवेज नहीं, आपको उतने में मैनेज करना है। ठीक है। पर आपका दोस्त है, आपका रूममेट है, उसका प्रेशर है रोज का, ये अगले बार में ये डालोगे। सो आप सीखते हो कॉर्पोरेट की प्रेशर में रह के कैसे परफॉर्म कैसे करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लानी है, कैसे क्या करना है। ठीक है। अब होली, ऐसे कल होली का त्योहार है तो होली पे अलग से स्पेशल बनेगा, पूरा अलग मेन्यू बनेगा, गुजिया बनेगी, स्वीट्स ऐड होंगे, ज्यादा ऐड होंगे, वो होंगे। तो आगे की सोच के भी चलना है, ऐसा ना हो कि अब होली महीने की 3-4 तारीख को है, अगर आपने होली में ही सारा खत्म कर दिया तो फिर लास्ट लिया तो लास्ट तक भूखे नहीं रहने पड़ जाए। तो बच्चा से सीखता है। म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, बुल्स एंड बियर क्लब है। बुल्स एंड बियर क्लब में हम उनको सेंसेक्स का पूरा दुनिया का, अच्छा बच्चों को सिर्फ शेयर मार्केट पता होता है जी, बच्चों को डेरिवेटिव पता ही नहीं, ऑप्शन डेरिवेटिव, बच्चों को कमोडिटी पता ही नहीं। ठीक है। उन्हें पता है कि बस शेयर खरीद लो, शेयर बेच लो, वो हो गया। उसके अंदर की जो टेक्निकलिटीज है, बच्चों को बिटकॉइन पता ही नहीं। सही बात है, बस वर्ड में सुन लिया लेकिन अंदर की टेक्निकलिटीज का आइडिया नहीं। कॉलेज पढ़ा भी नहीं रहे, शेयर से अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। बच्चों को डिबेंचर पूछ लो, वो नहीं पता। बॉन्ड में ट्रेडिंग कैसे होती है वो नहीं पता। सही बात है सर, सही बात। ठीक है। बच्चों को आज तो मिलेट्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप वीट में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप शुगर में ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है। आपको और उसकी बात करें, मेटल्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। हर मेटल ट्रेडिंग कॉपर में होती है, ट्रेडिंग ग्रोथ तो कई बार ज्यादा इनमें मिल जाती है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। सो एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, अगर मेटल का पोर्टफोलियो बनाना है तो कितना गोल्ड रखना है, कितना सिल्वर रखना है, कितना कॉपर रखना है, वो इन्वेस्टमेंट कमोडिटी में क्या करना है, शेयर्स में कैसे करना है, स्मॉल कैप शेयर्स क्या होते हैं, मिड कैप शेयर्स कैसे होते हैं, लार्ज कैप शेयर्स कैसे होते हैं, और आपके पोर्टफोलियो में कितने % बैलेंस होना चाहिए इन सब शेयर्स का, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। ये तो हमने पूरे इसके लिए बुल्स एंड बियर क्लब बनाया हुआ है, मार्केटिंग क्लब है हमारे यहाँ। ठीक है। तो मार्केटिंग क्लब क्या करता है, बाहर के प्रोजेक्ट्स लेता है। कोई नया रेस्टोरेंट शुरू हुआ, कोई नया बिजनेस शुरू हुआ शहर का, तो उसकी मार्केटिंग करना, कैसे करना, डिजिटल में कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा आपको बीटीएल एक्टिविटी में करना है, कितना एटीएल एक्टिविटी में करना है। तो पूरे प्रोजेक्ट्स आते हैं और लाइफ प्रोजेक्ट्स भी, लाइफ प्रोजेक्ट्स आते हैं और मार्केटिंग क्लब उसे पूरा करते हैं प्रोफेसर के साथ बैठ के और रिजल्ट देते हैं। और आउटपुट नहीं दोगे क्योंकि वो लाइव प्रोजेक्ट्स है, कोई कॉलेज आपको, कोई कंपनी आपको पे कर रही तो गाली भी सुनने को मिलेगी, तूने मेरा पैसा खराब कर दिया। एकदम। तो और इससे बढ़िया सीखने को क्या है,
नहीं सर, ये तो रियल लाइफ केस स्टडी है, मतलब जो एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनीज क्योंकि कोलैबोरेट करती हैं यूनिवर्सिटीज के साथ फॉर लाइफ प्रोजेक्ट, उनमें बच्चों को सीखने को भी मिलता है और कंपनी को भी बहुत कम में बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, और जितना ज्यादा होगा मेरे ख्याल से प्री प्लेसमेंट में भी सपोर्ट मिल जाता होगा इन सब बच्चों को। बच्चे जब इंक्वायरी करते हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं हम प्रैक्टिकल कराते हैं, पर क्या कराते हैं वो पूछ लोगे तो बता ही नहीं पाते। नहीं, आपने जो इतना डेप्थ में बताया सर, इसे समझ में आ रहा है कि कितने प्रोजेक्ट्स के शायद आप भी हाथ रहे होंगे कि बच्चों के सर पे हाथ रख करके। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल, अरे मैकेनिकल की लैब नहीं है ना कि मैं ताज जोड़ के प्रैक्टिकल करके मोशन, अगर मैकेनिकल की लैब होती तो मैं मोटर चला के दिखाता कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है, कैसे क्या जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे करंट के अपोजिट फ्लो करते हैं, वो सब आप लैब में दिखा सकते हैं, बट यहाँ पर तो एक्चुअल प्रोजेक्ट लैब है, आपको परफॉर्म करके सॉल्यूशन देके फाइनेंस में इन नंबर्स का गेम है सर, नंबर्स का गेम है। सो आपके अब आप मार्केटिंग क्लब है पूरा ये काम करता है, फाइनेंस क्लब का, बुल्सन क्लब का मैंने आपको बताया, एचआर क्लब है हमारे यहाँ, सोशल क्लब है हमारे यहाँ, बैक पैकर क्लब है हमारे यहाँ, ठीक है। बैक पैकर क्लब जितने भी हमारे टूर्स होते हैं जी, ठीक है, चाहे वो लोकल हुए, चाहे वो बाहर के हुए, चाहे वो इंडस्ट्री विजिट्स हुए, सब कुछ वहां से मैनेज होता है, ठीक है। तो बच्चे सीखते हैं, हर चीज में सीखने को मिलता है सर। तो हर क्लब ही एक तरीके से एक बिजनेस है, जिसमें अगर चाहे बच्चा अपने क्लब में जाकर अगर उसको फ्यूचर में उस तरह का बिजनेस है, उस तरह के फाइनेंशियल में घुसने का, सारे क्लब इंडिविजुअल एंटिटी। अब म्यूजिक क्लब की फंडिंग, म्यूजिक क्लब वाले को अपना म्यूजिक में किसका कॉन्सर्ट कराना है, साल में एक बार किसी म्यूजिकल टीचर को बुलाना है, कैसे बुलाना है, ठीक है, किसी डायरेक्टर को बुलाना है तो कैसे बुलाना है, तो वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल क्लब्स हैं, उनका हर क्लब का अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सबमिट करते हैं। ये भी एक अलग कंपटीशन है कि क्लब को सस्टेन कैसे करना है, उसमें मैक्सिमम लोगों को कैसे जोड़ा जाए और जोड़ा प्रॉफिट लेके आए, प्रॉफिट कैसे लेके आए। तो म्यूजिक क्लब में हर क्लब की ज्वाइन करने की एक फीस होती है, वो तो मेंटेनेंस के लिए रहनी चाहिए, मतलब तो कोई भी सारे क्लब फालतू में ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। सो अब म्यूजिक क्लब में इक्विपमेंट कैसे आएंगे, क्या होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी को एक फंड देती है, बेसिक फंड तो देगी, बट बच्चों का भी तो पार्टिसिपेशन चाहिए, वरना फिर उसका उसी हिसाब से पूरी एक्टिविटी मैनेज करते हैं हम लोग। तो इन सब क्लब्स के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। सर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं सर टू द पॉइंट, जो मेरे ख्याल से शुरू में ही सब जानना चाहते होंगे, कोर्सेज के बारे में। सर आपने बताया कि अलग अलग स्कूल, अलग अलग विंग्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए, कॉमर्स के लिए, अलग अलग जितने भी आपने बताया। अभी मैं देख रहा था सर आपके प्रोस्पेक्टस में बीकॉम प्लस ACCA, अभी रिसेंटली मैं मिडिल ईस्ट में था अभी सब प्रॉब्लम से पहले, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इंडिया में भी पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, और ACCA एक इम्पॉर्टेंट चीज बनती जा रही है। आपके यहाँ पे मैं देख रहा था कि कुछ कोर्सेज जैसे बीकॉम प्लस CA, बीकॉम प्लस ACCA, इस टाइप की भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बच्चे और पेरेंट्स जानना चाहेंगे। सर एटलीस्ट बीकॉम से स्टार्ट करते हैं, ये जॉइंट कोर्स या जॉइंट सर्टिफिकेशन कोर्स का क्या कंसेप्ट है, मुझे बताएं। तो मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एक भी कोर्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जॉब ओरिएंटेड ना हो, जिसका फाइनल आउटपुट एक प्लेसमेंट ड्रिवन या एक करियर ड्रिवन ना हो, वो कोर्स हम रन ही नहीं करते। अच्छा, इसीलिए आपके जो लिमिटेड कोर्स है वो सारे में प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही जब आप तैयार कर पाए तभी उस कोर्स को आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक बीकॉम के बच्चों को कैसे, हमारा प्लेन बीकॉम नहीं होता मनीष जी। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री वो कोर्स ही नहीं, बीकॉम है ही नहीं हमारे। आप देखेंगे, पढ़िए, वही मैं देख रहा हूँ, बीकॉम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वही आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बीकॉम प्लस CA, बीकॉम प्लस ACCA और CPA, ये 3 प्रोग्राम है, और ये तीनों प्रोग्राम अपने आप एक करियर है जी, एकदम सही बात, ठीक है। हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि हम लिबरल भी पढ़ाते हैं, तो लिबरल में जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो यही है कि बच्चे को कैसे हम जॉब में प्लेस करेंगे। तो नॉर्मली मनीष जी, जो आर्ट साइड का बच्चा होता है उसका एस्पिरेशन होता है UPSC एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम के लिखना, तो हम उनकी पूरी तैयारी कराते हैं। अच्छा, ठीक है। प्लस लिबरल में हम उनको इतना AI पढ़ा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक BA साइकोलॉजी का बच्चा कर रहा है, ठीक है, तो उसको इतनी AI हम पढ़ा देंगे कि वो एटलीस्ट प्रोफाइलिंग तो कर पाएगा, और कस्टमर प्रोफाइलिंग या ह्यूमन प्रोफाइलिंग अपने आप में एक करियर है, मैंने उसको एक सेल्फ सफिशिएंट या एंटरप्रेन्योर लेवल तक तो बना देते हैं, ठीक है। तो BA साइकोलॉजी वाला बच्चा भी इतना सीख जाता है हमारे यहाँ कि वो कुछ ना कुछ कमाने लायक तैयार रहता है, ठीक। सो कोर्सेज पे आते हैं। सबसे पुराना जो स्कूल हमारा है, लून बिजनेस स्कूल, इसमें BBA, तो BBA में प्लेन वर्ड तो मुझे समझ में नहीं आता, जनरल बोल सकते हैं, जनरल BBA बोल सकते हैं उसको। तो जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR, BBA खुद ही सर एक स्पेशलाइजेशन, आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत कुछ और ऐड हो जा रही है। उसके अलावा हम BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप कराते हैं, BBA इन डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं,
बीबीए इन फिनटेक कराते हैं, तो बहुत सारे बीबीए में स्पेशलाइजेशंस हैं। कैपिटल मार्केट है बीबीए में, ई कॉमर्स एंड सप्लाई चेन भी देख रहा था, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई भी, कॉमर्स एंड सप्लाई भी है। एमबीए में 11 स्पेशलाइजेशन है। एमबीए में भी 11 स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई, हेल्थ केयर एंड फार्मा, लग्जरी एंड फैशन एंड मीडिया एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, जिसको हम एमबीए इन एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, जो कि इंडिया में से बहुत कॉलेज कम है। माइका कराते हैं अहमदाबाद में, तो नंबर 1 कॉलेज है आई गेस। माइका और अगर आप सिलेबस कंपेयर करोगे तो हमारा ऑलमोस्ट माइका का 110% आपको कंटेंट मिलेगा। सर एक और कोर्स जो बहुत ही चल रहा है आजकल, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स है, थोड़ा साल बच जाता है, ये बीबीए प्लस एमबीए। इस कोर्स के बारे में, कि उसकी बहुत सारे बच्चे जो जस्ट अभी क्लास 12 एग्जाम दे करके अभी खाली बैठे हैं, उनको क्या इस कोर्स के बारे में सोचना चाहिए? क्या किसके लिए है ये कोर्स, बीबीए प्लस एमबीए वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है? कुछ यूनिवर्सिटीज आजकल करा रहे हैं, कुछ आईएम्स भी करा रहे हैं, बट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इस कोर्स के बारे में। मनीष जी, आज की तारीख में बच्चा बहुत अवेयर है। सो अगर बच्चा शुरू से श्योर है कि उसको मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है जी, तो इससे अच्छा प्रोग्राम ही नहीं है। इसको हम बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को आईपीएम बोलते हैं, आईपीएम, ओके, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसमें 12th के बाद एडमिशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि क्यों ये कोर्स ज्यादा सक्सेसफुल है और क्यों आईएम्स भी इसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज को एक बच्चे के ऊपर 5 साल काम करने का मौका मिलता है। जी, एकदम सही बात है सर, क्योंकि टॉप आप 20 स्कूल हैं, सिर्फ 2 साल में एमबीए में क्या ही सिखा पाएंगे? अगर पूरा का पूरा उनको बेस से सिखा सके तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा एमबीए में मौका है। अलग अलग जहां से लोग आते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से लोग आते हैं, क्योंकि एमबीए में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं चाहिए होती एडमिशन के लिए। एक आर्ट्स वाला बच्चा भी एमबीए कर सकता है, एक साइंस वाला बच्चा भी एमबीए कर सकता है, बीटेक वाला बच्चा भी एमबीए कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है। सो एमबीए में जब बच्चा आता है तो बेसिक उसको फील सब कुछ हर किसी का देना पड़ता है कि मैनेजमेंट होता क्या है। पर जब बच्चा आईपीएम करता है शुरू से, तो उसको शुरू से पूरा पता होता है, रिपीटिशन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप बीबीए करके एमबीए करने आ रहे हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको कॉमन ही मिल जाता है उसमें। ओरिएंटेशन वाले सब्जेक्ट्स तो सब कॉमन होते हैं। सो वो जो समय है जो बचता है, जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो उसमें आपके पास एक एडिशनल काम करने का, बच्चों को भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हो। तो हमारे आईपीएम प्रोग्राम में मनीष जी क्लासरूम सिर्फ 4 साल है। ओके, 4 साल का क्लास, 4 साल क्लासरूम, 1 साल का आपका इंटर्नशिप है। ओके, जो कि पेड इंटर्नशिप होती है 90% ऑफ द टाइम। क्या फीस है? 6 मंथ की 2 इंटर्नशिप होती है। एक हम 7th सेमेस्टर में देते हैं, एक हम 10th सेमेस्टर में देते हैं। ओके, कोर्स फीस बीच में 6 मंथ की इंटर्नशिप भी फिर से क्लासरूम में आता है, फिर कुछ दिन क्लास करता है, फिर 6 मंथ की इंटर्नशिप में आता है। कंटिन्यूअस जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। सो कोर्स फीस आपने पूछा मनीष जी, इसकी क्योंकि इस कोर्स के बारे में सर बहुत 5 साल की जो टोटल फीस स्ट्रक्चर इसमें आता है, बट अभी इस जो 26 वाले बैच में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इनकी फीस आपकी आ रही है 16.5 लाख रुपए। 16.5। इसमें आपका ट्यूशन फीस पूरा कवर्ड है? इसमें ट्यूशन फीस कवर्ड है पूरी, सब पूरी जितनी उसकी चीजें हैं, जो भी मैंने आपको वैल्यू एड सर्टिफिकेशन की बात करी, कुछ भी करी। इसमें कोई फॉरेन इमर्शन नहीं है मनीष जी, कोई 1-2 महीने का कोई अब्रॉड वाला कंटेंट लेना चाहेगा तो वो ले सकता है। और हॉस्टल फीस अलग से है। हॉस्टल में बहुत वैरायटी है हमारे यहाँ, 4 सीटर रूम है, 3 सीटर रूम है, 2 सीटर रूम है। तो हर बजट बेसिक 4 सीटर कितने फूड एंड हॉस्टल की फीस 1 लाख रुपए से स्टार्ट होके तकरीबन रहने खाने का दोनों की बात करो सर, तो 1 लाख छोटे से रूम में एक से ज्यादा 1 लाख रुपए से लेके 1 लाख तक जाती है फीस तक की। और हॉस्टल बहुत अच्छे हमारे, मतलब आप मेरे हॉस्टल को एक 3 स्टार होटल से कंपेयर कर लो। अगर हॉस्टल की भी रैंकिंग होती तो शायद टॉप 3 में आ जाता, 3 स्टार होटल होता वो। सर इतने सारे डिटेल्स तो आपसे मिले, इतने सारे कोर्सेज के बारे में मिले, आखिरकार जो सबके मन में एक ही सवाल रहता है, ROI। बच्चा लाखों रुपए इन्वेस्ट करेगा, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा मिल रहा है? भले वो MBA प्रोग्राम हो, क्योंकि आपने बताया कि आपके हर प्रोग्राम प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, तो बाकी कोर्सेज में तो दूसरे कॉलेज शायद आंसर देना चाहे भी नहीं, क्योंकि भाई वो जनरल कोर्सेज या जो बोलते हैं बेसिक कोर्सेज के हिसाब से देखते हैं। आपके कॉलेज या कैंपस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ROI मैटर करेगा, क्योंकि आपने उसको वो इंटरेस्ट दिखाया कि हम ROI पे वर्क करें। कैसा ROI है सर, कैसा प्लेसमेंट है सर? देखिए मनीष जी, हमारा सिंपल रहा है कि जो बच्चा 2 साल में खर्चा कर रहा है वो उसका 1 साल में रिकवर होना चाहिए। जबकि आप अगर आप इंडस्ट्री ट्रेंड देखेंगे, सो नॉर्मली इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है कि जो बच्चा 2 साल में खर्च कर रहा है वो 2 साल में कमा रहा है, तो वो अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, अगर किसी कॉलेज की फीस 20 लाख रुपए है 2 साल की, तो अगर 10 लाख का उसे
प्लेसमेंट मिल रहा है तो उस कॉलेज को अच्छा माना जाता है। मतलब 0.5 का ROI जो बच्चे ने दो साल में खर्च किया है वो एक साल में 0.5 कमा ले रहा है, 2 साल में बराबर कर ले रहा है उसको। बट दून बिजनेस स्कूल में मनीषी हमारा हमेशा से कोशिश रही है कि जो बच्चा 2 साल में खर्च कर रहा है वो 1 साल में कमाए। तो 1 साल में लगभग एक एवरेज प्लेसमेंट उतना आ जाता अगर है। 10 लाख का मेरा MBA का कोर्स फीस है जी, तो 10 लाख का एवरेज पैकेज हम उसको करवा रहे हैं। तो एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख का जा रहा है। अगर बीटेक कोर्स मेरा 4 साल का है और उसकी फीस अगर 12 लाख रुपए फीस है तो 6 से 7 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट बच्चा लेके जा रहा था क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन बड़ा है, बैचलर है, बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, सो 6 से 7 लाख रुपए एवरेज प्लेसमेंट वो लेके जा रहा है। मतलब जो भी कोर्स जो ड्यूरेशन का है उसके हाफ ड्यूरेशन में अपना ROI निकल रहा है। बिल्कुल, बहुत आराम से। ठीक है, उससे कम समय में निकल रहा होगा, ज्यादा में नहीं। मतलब ये एवरेज की बात करें, एवरेज ही जा रहा है। टॉपर्स के तो अब 1-2 अलग ही होंगे, वो तो कुछ ऐसे भी हैं मनीषी जो 3-3 महीने अपने पूरी फीस रिकवर कर लेते हैं। वो तो सर कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं जिसके का, बट वो ऑप्शन एक्सेप्शनल बनने का मौका सभी को मिल रहा है। वो अगर हमारा बच्चा और बेटर कर सके तो वो ऑप्शन भी उनके पास जरूर रहेगा। इंडिया में कोई भी कंपनी, जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस बात को बहुत ध्यान से बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी कंपनी जो किसी भी कैंपस में प्लेसमेंट के लिए जाती है, हो सकता है कुछ कंपनी ऐसी हो जो IIMS के नीचे नहीं जाती है। जी, तो वो तो जब IIMS के नीचे नहीं जाती है तो वो कहीं भी नहीं अलग ही हो जाता है। उनमें भी आजकल बेबी IIMS में नहीं जाती है, उनमें भी है, ऐसा नहीं कि सारे। पर कोई भी कंपनी जो इंडिया में किसी भी कैंपस में से रिक्रूटमेंट कर रही है वो दून बिजनेस स्कूल या DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जरूर रिक्रूटमेंट कर रही है। दैट्स वी मेक श्योर। तो इसीलिए आप लोगों ने 6 अलग अलग सिटीज में 350 कंपनीज हैं मनीषी लास्ट ईयर हमारे कैंपस में। सर हर साल का इंटेक टोटल कितना रह रहा है सर? थोड़ा सा हर साल का इंटेक हमारे यहाँ तकरीबन 2000 का इंटेक, 2000 सारे कोर्सेज मिला करके। और थोड़ा सा एडवांटेज जो मिला है वो इस बात का भी मिला है कि कोविड के दौरान कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। जी। तो जो कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन शिफ्ट हुआ वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। पहले जो कंपनी कभी रिलेक्टेंट होती थी, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, वो देहरादून प्लेसमेंट करने कैसे आएगी, जब उनको क्वालिटी बच्चे मिले तो शायद और अगले साल से रिपीट करने लगे। तो एक वो हिच होता है कि इतनी दूर जाना नहीं जाना, पर अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। प्लेसमेंट भी ऑनलाइन सिस्टम से, इंटरव्यू से लेकर सब कुछ कर रहे हैं। अब तो लाइव है ना। जी एकदम सही। बिल्कुल, अगर आपने बोर्ड लगा रखा है एकदम तो आपको फील ही नहीं आएगा कि सामने बैठा इंटरव्यूअर मेरे से दूर है, लगता है सामने बैठ के एकदम सही इंटरव्यू ले रहा है। तो हमने वो सिस्टम पूरा ऑन प्लेस कर रखा है। पर अभी भी 75% कंपनियां ऑफ कैंपस रिक्रूट करती हैं, मतलब कैंपस में आके फिजिकल रिक्रूटमेंट करती हैं। 25% कंपनियां ऐसे जो पूरा ऑनलाइन करती है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शॉर्टलिस्टिंग करती हैं, पहले शॉर्टलिस्टिंग कर ली ऑनलाइन में, फाइनल फेस टू फेस। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आने जाने का खर्चा भी दे रही है, वो बुला रही है, बॉम्बे खर्चा दे रही है, आप आइए इंटरव्यू दीजिए। एक फाइनल VC राउंड हो गया, VP राउंड हो गया उनका, उसके लिए वो जाते हैं बच्चे, प्लेसमेंट होती है। और एक और बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ मनीषी कि प्लेसमेंट होना एक बात है और मन का प्लेसमेंट होना यही तो दूसरी बात है। वही बात है ना, जॉब करना और जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ जॉब करना, ये 2 अलग चीजें हैं। कि मैंने बचपन से तो सपना देखा कि मुझे बैंक में काम करना है अचानक से। ठीक है, मैंने MBA फाइनेंस भी इसीलिए लिया कि मुझे बैंक में काम करना है। पर कॉलेज में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनी नहीं आई, सेल्स का जॉब दे दिया कि भाई इंश्योरेंस बेचो, तो कुछ और कर दिया। तो कॉलेज तो कह रहा है जी प्लेसमेंट तो दिया मैंने बच्चे को, रिकॉर्ड में भी दिख रहा है एकदम, पर आपका कितना % बच्चा अपनी मिली हुई जॉब से सेटिस्फाइड है? वो जो चाहता था वो उसको मिला। भाई बच्चे के ऊपर लोन होता है, बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर है, तो उसने कोई भी जो सामने मिलता है ले लेता है, ले लेता है, जब 1-2 डिसीजन साथ में कोई भी, एकदम सही बात, ठीक है, बट उसको मिला ही नहीं। तो 100% प्लेसमेंट के साथ मान लीजिए कि हम 95% एश्योरेंस इस बात का भी देते हैं, 5% कभी कभी हम मार्जिन होता है, बच्चों की अपने भी कैपेबिलिटीज होती है, पर 95% एश्योरेंस बच्चों को इस बात का भी मिलता है कि वो जिस सेक्टर और जिस फील्ड में जाना चाहते थे उनको उसी सेक्टर उसी फील्ड की जॉब प्रोवाइड कराई जाए। इस बात पे बहुत हमारा ध्यान और फोकस होता है मनीषी। मेरे ख्याल से सर हमने सब कुछ कवर कर लिया है, इससे ज्यादा डिटेल्ड मेरे ख्याल से DBS के मैंने खुद भी कई वीडियोस नहीं देखे होंगे जितना आपने कवर किया है, स्पेशली 2026 में आने के बाद सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, सबसे लेटेस्ट डिटेल्स के साथ मेरे ख्याल से हमने कवर किया है DBS के सारे एक्टिविटीज, पढ़ाई, फीस, ROI, फैसिलिटीज, कंपनी टाई अप्स,
यूनिवर्सिटी टाइप, इंटरनेशनल टाइप, सब कुछ डिस्कस हो गया। मेरे ख्याल से इसके बाद अगर आपके कोई 1-to-1 क्वेश्चन अभी भी बच जाते हैं, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, फिलअप करिए। सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना टाइम दे करके आपसे इंडिविजुअली भी अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़े, सर करेंगे। डीबीएस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से एडमिशन प्रोसेस तो बहुत लंबा है, हर कोर्स के लिए अलग अलग है, बट स्पेशली मैनेजमेंट कोर्स के लिए सर एडमिशन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में शॉर्ट में बता दिए। कि हर कोर्स का तो सिस्टम अलग ही होगा, बट इन जनरल जो मेजर कोर्सेज है उसके लिए क्या क्राइटेरिया शॉर्ट में बता। मनीष जी, नॉर्मल क्राइटेरिया वही है जो नेशनल क्राइटेरिया होते हैं। एमबीए में कैट, मैट, जैट के स्कोर्स हम लेते हैं, ठीक है। बीटेक में जेई मेंस के स्कोर को वैल्यू मिलती है, और जेई मेंस और कैट मैट के बेस पे स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी है। अच्छा, स्कॉलरशिप, ठीक है। एक स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात रहेगी। सो वेबसाइट पे पूरी डिटेल दी हुई है, बच्चा देख सकता है। और हमारे पास अच्छे बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप तक की सुविधा अवेलेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए, क्योंकि सब बोलते हैं कि सर कॉलेज तो अच्छा सब कुछ है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो पैसा शुड नॉट बी अ बैरियर, आपका बैरियर नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर कोई मीडियोकर बच्चा भी पढ़ना चाहता है, इसको स्कॉलरशिप नहीं भी मिली है, तो बहुत सारी फाइनेंशियल एड्स और बहुत सारी लोन्स की सुविधा अवेलेबल है। हमारे तकरीबन 10 से 12 बैंकों से टाइप्स हैं, और वहां पे इजीली लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जहां पे कभी कभी गारंटर का भी इशू आएगा, वहां पे यूनिवर्सिटी भी कुछ बच्चे, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ना चाहते हो, आप में वो स्पार्क दिखता है, तो और कोई गारंटर नहीं मिल पा रहा है, या गारंटर उपलब्ध नहीं है, या कोई करना नहीं चाह रहा है, तो यूनिवर्सिटी भी उस केस में आपका गारंटर बन जाती है और आपको लोन दिलाने में पूरी मदद करती है। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी को अपने करिकुलम में और बच्चों के फाइनल प्लेसमेंट में और उनको आरओआई दिलाने में कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुद एक गारंटर बन रहा है, इसका मतलब कि वो आपको उतना तो ट्रेन कर दे रहा है कि आप आरओआई निकाल सक रहे हैं। सर मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस प्रीशियस टाइम। 2026 आज होली का दिन ऑलमोस्ट, फिर भी हमने टाइम निकाला, क्योंकि चाहता था कि जो बच्चे अभी HSC पास कर रहे हैं या जो भी कैट वैट का एग्जाम दे करके भी बहुत सारे बच्चे रिजेक्शन फील कर रहे हैं टॉप 20 स्कूल से, उनको भी अगर समझना है कि टॉप 20 स्कूल नाम से भले ही हो, लेकिन अगर आपके काम से, अगर आप में वो जज्बा है, आप में पढ़ने की वो क्षमता है, वो सारी फैसिलिटीज अगर एक यूनिवर्सिटी दे रही है, वहां से भी पढ़ाई करके अब वो टॉप कंपनीज में पहुंच सकते हैं, जहां टॉप 20 स्कूल के बच्चे प्लेस्ड होकर के जाते हैं। ये सारी चीजों का डिटेल आपके साथ दिया हुआ है, नीचे फॉर्म है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, और फॉर्म में अपना नंबर दे करके हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज जुड़ने के लिए। मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह आप जो एक अच्छा काम कर रहे हैं काउंसलिंग की दुनिया में, जितनी ऑनेस्टी से आप कर रहे हैं, इतनी लगन से आप कर रहे हैं, आप करते रहिए। और ये बहुत ही नोबल वर्क है। थैंक यू सो मच सर। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, डीबीएस के डिटेल वीडियो, और अगर लेटेस्ट वीडियो देखना है लिंक दिया हुआ है, या तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी पोस्ट मिल जाएगा। हॉस्टल कैसा दिखता है, कैंपस कैसा दिखता है, ये सब भी अगर आप जा करके देखना चाहते हैं, कैंपस विजिट भी चाहते हैं, हमारे साथ टच में आइए, हम आपको कैंपस विजिट भी करा सकते हैं और ऑन स्पॉट एडमिशन वहां भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैप्पी होली टू ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू।